बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन जब जंग लड़ते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो ये जंग अपने एलाइज के साथ मिलकर लड़ें। कोई एक मुल्क इतना बड़ा नहीं होता कि वो दूसरे मुल्क के ऊपर अकेला हमला करके उसको ओवरवेल्म कर ले। इवन अमेरिकन के पास भी इतना असला नहीं है। सारी दुनिया कहती है कि हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया, लेकिन ये चीजें बहुत छोटी हैं। अगर आपने किसी पूरे मुल्क के ऊपर ओवरवेल्म करना है तो उसके लिए आप अकेले काफी नहीं है, आपको एलाइज के साथ मिलकर जो है वो हमला करना पड़ेगा। और अमेरिका करता भी ऐसा ही है। रशिया के लिए उसने एक नेटो इत्तेहाद बनाया हुआ है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे का सारा यूरोप जो है वो शामिल है। चाइना को कंट्रोल करने के लिए भी उसको एक इत्तेहाद की जरूरत थी। उसके लिए उसने एक क्वाड इत्तेहाद बनाया जिसके अंदर अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। लेकिन उसने समझा कि ये काफी नहीं है, यूरोप के भी कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। उसने एक नया इत्तेहाद बनाया जिसको उसने ऑकस का नाम दिया, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके शामिल थे। तो इत्तेहाद के बगैर आप जंग नहीं लड़ सकते। ये बात चाइनीज और रशियंस भी समझते हैं, और चाइनीज और रशियंस को पता है कि उनका असल मुकाबला जो है वो अमेरिकन के साथ है। यूरोप और पैसिफिक की कंट्रीज जो इस वक्त अमेरिका का साथ दे रही हैं उनके अपने इंटरेस्ट जरूर हैं, लेकिन असल जो पीछे गेम चला रहा है वो अमेरिका है। इस वजह से रशिया और चाइना अपनी मिलिट्रीज को जो है वो नजदीक लेके आ रहे हैं, और इन दोनों ममालिक के मिलिट्रीज आपस के अंदर जो है वो अपनी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ा रही हैं। 2020 के अंदर चाइना और रशिया के जो बॉम्बर्स हैं उन्होंने जॉइंट एयर पेट्रोल्स किए। चाइनीज बॉम्बर्स जो हैं वो अपने मुल्क से उड़े, रशियन बॉम्बर्स अपने मुल्क से उड़े, और जॉइंट पेट्रोल करने के बाद जिस एरिया के भी अंदर उन्होंने जॉइंट पेट्रोल करना था, डेफिनेटली ये सी ऑफ जापान के नज़दीक वो जॉइंट पेट्रोल्स करते हैं, ईस्ट चाइना सी के अंदर ये जॉइंट पेट्रोल्स करते हैं। जॉइंट पेट्रोल्स करने के बाद ये दोनों ममालिक के जो बॉम्बर्स थे वो अपने अपने मुल्क वापस चले गए। फिर उसके बाद हमने पिछले साल देखा कि रशिया और चाइना की नेवीज के बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स, बड़े बड़े क्रूजर्स जो हैं उन्होंने जापान के लिटोरल वाटर्स के नज़दीक, जो कि थे इंटरनेशनल वाटर्स ही, पेट्रोलिंग की, और बाद में अपनी अपनी नेवल बेसिस के ऊपर जो है वो वापस चले गए। उस खबर को देखने के बाद मुझे ये एहसास हो गया था कि चाइना और रशिया जो है वो मिलिटरीली एक दूसरे के जो है वो बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। देखिए, चाइना ने अगर ताइवान के ऊपर कब्जा करना ना तो वो इतना आसान नहीं होगा। चाइना को बड़ी गेम करनी पड़ेगी, और जो इस वक्त हालात रशिया की मिलिट्री के है ना वो हमने देख लिया कि यूक्रेन के अंदर जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया उसने। अभी कल मैंने आपको वीडियो बना के दी थी कि चाइना की जो एयरफोर्स थी वो सारी की सारी रशियन जहाज़ों के ऊपर बेस थी। मिग 17 से लेके मिग 19 तक, J7 से लेके J16 तक, सारे के सारे जो है ये रशियन जहाज हैं। चाइना ने इन जहाज़ों को अंडर लाइसेंस अपने मुल्क के अंदर बनाया, और आज रशिया जो है वो उसको मुसीबत पड़ी हुई है। उसकी अपनी प्रोडक्शन लाइंस जो है वो इतनी तैयार नहीं है कि वो उसके जहाज़ उस तरह से तैयार कर सकें, जबकि चाइना जो है उसने इन जहाज़ों की कॉपियां बना बना के जो है वो निकालता जा रहा है। तो रशिया ने भी सोचा कि उसको चाइना की सूरत में एक अच्छा और ताकतवर इत्तेहादी मिल सकता है जिसके पास प्रोडक्शन लाइन जो है वो बड़ी तगड़ी है, जिसकी नेवी जो है वो ग्रो कर रही है, जिसकी एयरफोर्स जो है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, उसके पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो है वो अभी बहुत ही थोड़े हैं, 1000 से भी कम है, लेकिन जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं चाइना उनके अंदर बहुत तेजी से आगे जा रहा है। तो रशिया इसको जो है वो एज ए स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना चाहता है, और रशिया और चाइना जो है वो आपस में एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए हैं। और लग ऐसा रहा है कि जिस तरह अमेरिका ने रशिया के लिए एक नेटो इत्तेहाद खड़ा किया हुआ है, चाइना के लिए एक ऑकस और क्वाड इत्तेहाद खड़ा किया हुआ है, चाइना और रशिया जो है वो भी आपस में एक मिलिट्री इत्तेहाद बना रहे हैं। इस इत्तेहाद को अभी चाइना और रशिया ने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन आपस में इन्होंने अपनी मिलिट्री से जो है वो बड़े बड़े काम करवाना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिछले साल इन दोनों मिलिट्रीज के जो नेवल शिप्स थे उन्होंने जिस तरह जापान का चक्कर लगाया और जापान के इंटरनेशनल वाटर्स के करीब जो है वो ड्रिल्स की, 2020 के अंदर इन्हीं दोनों ममालिक के जो बॉम्बर्स थे उन्होंने जॉइंट पेट्रोल्स किए, और अब 1-2 दिन पहले इन दोनों ममालिक ने एक अनप्रेसिडेंटेड मूव किया। देखें, इन दोनों ममालिक के बॉम्बर्स जो थे वो जॉइंट पेट्रोल्स तो पहले भी करते थे, लेकिन इस दफा क्या हुआ है कि इन दोनों ममालिक के बॉम्बर्स ने एक दूसरे की बेसिस इस्तेमाल की हैं। मतलब रशिया के Tu-95 बॉम्बर्स जो हैं वो रशिया से उड़े, दूसरी तरफ चाइना के H-6K बॉम्बर्स जो हैं वो अपने चाइना की टेरिटरी से उड़े। दोनों ममालिक के बॉम्बर्स ने ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान के ऊपर एक बहुत लंबा जॉइंट पेट्रोल किया, और उसके बाद ये अपने ममालिक में नहीं गए, यानी कि चाइना के H-6 बॉम्बर्स जो थे वो रशिया चले गए,
सी ऑफ जापान के ऊपर ये जो जॉइंट पेट्रोल किया गया है इन दोनों TU-95 और 86 बॉम्बर की तरफ से, ये 8 घंटे लंबा था। और इस जॉइंट पेट्रोल के अंदर रशिया की तरफ से SU-35 और SU-30 जहाज इनको जो है वो एस्कॉर्ट कर रहे थे, इंटरसेप्टर के तौर पे जो है वो काम कर रहे थे। और चाइना की तरफ से 86 बॉम्बर्स के साथ J-16 जहाज जो है वो एस्कॉर्ट कर रहे थे, एज एन इंटरसेप्टर जो थे वो काम कर रहे थे। तो दोनों ममालिक के बेस्ट जहाज और दोनों ममालिक के बॉम्बर्स जो हैं उन्होंने जॉइंट पेट्रोल्स किए हैं, और उसके बाद वो अपनी कंट्रीज के अंदर वापस नहीं आए, एक दूसरे की कंट्रीज के अंदर एक दूसरे की एयर बेसिस के ऊपर उन्होंने जाके जो है वो लैंड किया। इस जॉइंट पेट्रोल के अंदर रशिया की तरफ से 4 TU-95 जहाजों ने हिस्सा लिया और चाइना की तरफ से 2 H-6 बॉम्बर्स ने जो है वो हिस्सा लिया। टोटल 6 बॉम्बर्स ने इस पेट्रोल के अंदर हिस्सा लिया। SU-35, SU-30 और J-16 जहाजों की तादाद जो है वो नहीं बताई गई। इस जॉइंट पेट्रोल ने जापान के अंदर जो है वो एक पैनिक खड़ी कर दी, और जापान और साउथ कोरिया को अपने फाइटर जेट्स को इनको शैडो करने के लिए जो है वो स्क्रैम्बल करना पड़ा। अब साउथ कोरिया ने क्यों अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया? देखें, इस एरिया के अंदर चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान ने अपने इर्द गिर्द जो है ना वो एक ADIZ बनाई हुई है। ADIZ से मुराद एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। इस जोन के अंदर कोई दूसरे मुल्क का कोई जहाज आता ना, तो ये ममालिक एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई जरूर करे। मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि अगर चाइना की ADIZ के अंदर कोई भी जहाज आएगा तो चाइनीज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम से कम इस ADIZ के अंदर आने के बाद अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, हमें बताए कि वो कौन है, कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। ये चाइना की एयर स्पेस नहीं है। इसी तरह से जो साउथ कोरिया की ADIZ है वो साउथ कोरिया की एयर स्पेस नहीं होती, वो इंटरनेशनल एयर स्पेस ही है। लेकिन साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और चाइना ये चाहते हैं कि जो भी जहाज इस ADIZ के अंदर आए वो अपना इंट्रोडक्शन हमें जरूर करवाए कि वो कहां से आ रहा है, कहां पे जा रहा है और उसके मकासद क्या है। क्योंकि इन दोनों ममालिक के बॉम्बर्स ने अपने ट्रांसपॉन्डर्स जो हैं वो डेफिनेटली ऑफ किए होंगे ताकि पता ना चल सके कि ये कौन से जहाज हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और ये जहाज जो है ये साउथ कोरिया और जापान की ADIZ से जो है वो गुजर के गए हैं, वहां पे इन्होंने पेट्रोलिंग की है। तो साउथ कोरियंस और जापान के जो F-15 थे उन्होंने स्क्रैम्बल किया और इन दोनों बॉम्बर्स को यानी कि TU-95 और H-6 बॉम्बर्स को जो है वो शैडो किया, यानी कि इनके साथ साथ रहे, इनको इंटरसेप्ट किया। कहा कुछ नहीं, एक दूसरे की तस्वीरें उतारते हैं ये लोग और एक दूसरे के जो है वो नजदीक फ्लाई करते रहते हैं ताकि इनके ऊपर जो है वो नजर रखी जा सके। रेडार्स के जरिए से भी आप इन जहाज़ों के ऊपर नजर रख सकते हैं, लेकिन आप बेहतर यही होता है कि आप इनके ऊपर जो है ना वो नजर रखें और खुद से देखें कि इन जहाज़ों ने कोई ऐसे वेपन्स तो नहीं कैरी किए हुए, कोई लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स तो नहीं उठाए हुए। अब आपको पता है कि पिछले दिनों चाइना ने अपने ज़ूहाई एयर शो के अंदर अपने H-6 बॉम्बर के ऊपर ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया को दिखाया था। तो जापान और साउथ कोरिया के जो जहाज थे वो इन बॉम्बर्स के विजुअल रेंज के अंदर गए, और विजुअल रेंज के अंदर जाने का मकसद यही होता है कि जाके देखें कि इन बॉम्बर्स के ऊपर किस किस्म के हथियार जो हैं वो लगे हुए हैं। डेफिनेटली अगर इन जहाज़ों के ऊपर लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स लगे होंगे तो फिर उनको पूछना पड़ेगा कि भाई आपकी इंटेंशंस क्या हैं, आप ये इतने बड़े बड़े और लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल लेके कहाँ पे जा रहे हैं और हमारे एरिया के नज़दीक आ रहे हैं, तो आपकी क्या इंटेंशंस हैं। तो हर मुल्क जो है वो अपने सेफ्टी मेजर्स जरूर लेता है, लेकिन असल जो खबर है ना वो ये है कि चाइनीज और रशियन एयर फोर्सेस जो है ना वो अपने इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की जो इंटरऑपरेबिलिटी है ना उसको बढ़ा रहे हैं। अब इसमें इन दोनों ममालिक की क्या सोच है, लॉन्ग रन के अंदर ये क्या करना चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी, ये एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।